Good afternoon, everybody. Welcome back. Thank you, Madhur. God bless you. Welcome back. Welcome back, everybody. Welcome back. God bless you. Ishika, God bless. Welcome back. Welcome back. Welcome back, everybody. Good afternoon. Welcome back. God bless you, Sachin. Good afternoon. Okay, we will start now. Yeah. Yes. Good afternoon, Lakshmi. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Chali, let's start. No time to waste. Okay. So let's start our today's BNSS. In my last lecture, we were talking about the powers of an executive magistrate. Since Section 6 very clearly told us that in the classes of criminal courts, the court of an executive magistrate is also a court, a criminal court. So naturally the question arises, उस court में क्या होता है? Once any offense has been committed, उसके बाद it is the job of the judicial magistrate. Any criminal justice system would be the best system अगर ऑफेंस होने से पहले उसको रोक दिया जाए. 1898 का कोड हमने देखा, उसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम थी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था. सबसे बड़ी दो इंपॉर्टेंट बातें थी. पहला, इट वाज नॉट अ सोशलिस्ट प्रोसीजर, एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था दैट जो क्लियर हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 50 में, दैट देयर मस्ट बी अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो नहीं था. पिछली बार हमने देखा द रीजन फॉर रीराइटिंग द सीआरपीसी इन 1973 on the recommendations of the 41st Law Commission report, पूरा का पूरा सीआरपीसी दोबारा लिखा गया और अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के चेरिस्ड प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट किए गए. इन दिस रिस्पेक्ट वी सो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जो पावर्स अब दी गई 1973 के कोड में, दे वर बेसिकली प्रिवेंटिव और प्रीएम्प्टिव इन नेचर. Any criminal justice system would be too happy if offenses are prevented. And that is why we saw that preventive powers have been given to so many agencies: the police, the magistrate, the public, even the judiciary. That is why preventive action always marks a very, very important part of criminal justice system, even though the criminal justice system has not started. Criminal justice system शुरू कहां से होता है? जब ऑफेंस होता है. ऑफेंस के पहले की बात है. उसके अंदर हमने देखा कि 4 पावर्स दी गई थी. अर्स्टवाइल सीआरपीसी की 107, 8, 9 एंड 10. उसके अंदर मैं उसको 3 साल तक बाइंड डाउन कर सकता हूं 110 में, और 107, 8, 9 में एक एक साल के लिए बाइंड डाउन कर सकता हूं. बाइंड डाउन मैं उसको बेल के साथ भी कर सकता हूं, श्योरिटीज के साथ भी कर सकता हूं. एंड इन केस वो नहीं लाता, आई कैन put him behind bars till he produces the surety or the security. यानी मैं उसको 1 साल तक ऑफेंस करे बिना और 3 साल तक ऑफेंस करे बिना रख सकता हूं. एक बहुत बड़ी पावर है क्रिमिनल कोर्ट की.
इसीलिए क्योंकि अभी ऑफेंस हुआ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी थे। हमने पूरा प्रोसीजर देखा, इन चारों पावर्स का प्रोसीजर सेम है, जो सेक्शन 111 सीआरपीसी से लेकर 124 सीआरपीसी तक था। उसके अंदर हमने देखा कि इनबिल्ट सेफगार्ड्स थे। ये क्वेश्चन आपके मेंस का क्वेश्चन है दिस टाइम, ध्यान रखिएगा। इनबिल्ट सेफगार्ड में ये था कि अगर 3 साल तक मैं उसको बाइंड डाउन कर रहा हूं तो मैं उसको 1 साल से ज्यादा जेल में नहीं रख सकता, सेशन कोर्ट को मुझे मामला भेजना पड़ेगा। और सेकेंडली हमने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर, रिवीजन पावर दे दी गई है। वो तो है ही वैसे, पर उसको एक्सप्लिसिट कर दिया गया। ऑल्सो एक और चीज थी, हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इंक्वायरी के बाद का आदेश है वो अपीलेबल है। सेक्शन 117 सीआरपीसी इज अपीलेबल, तो अपीलेबल भी है उसका आदेश, रिवाइजेबल भी है, एंड बिना कोई कारण बताए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट खत्म कर सकता है प्रोसीडिंग्स, कम कर सकता है श्योरिटीज, ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी सो। उसके बाद हम आए मोटा मोटा, एज आई टोल्ड यू, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की 5 तरह की पावर्स हैं in CRPC and now in BNSS. There is no change in BNSS. उन 5 पावर्स में जैसा कि मैंने बोला, पहली जो थी वो क्वासाई जुडिशियल थी, क्योंकि चाहे उसको ट्रायल नहीं कह सकते, बट इट हैड द ट्रैपिंग्स ऑफ अ ट्रायल। और यहां तक कि बीएनएसएस, यहां सीआरपीसी ने भी ये बात कही कि उसका प्रोसीजर जो होगा वो समन केसेस के ट्रायल जैसा होगा। उसके बाद हमने कल दूसरी पावर खत्म की, विच वॉज प्योरली एग्जीक्यूटिव इन नेचर, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर उसको फोर्स की जरूरत हो तो वो फोर्स यूज कर सकता है, वो एंड एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर। आर्मी को अगर रिक्विजिशन करना है उसका प्रोसीजर क्या है, कल हमने देखा। क्या आर्मी सुओ मोटो अपने आप एक्ट कर सकती है? आंसर इज यस, कल वो भी देखा हमने। और इनको लॉ प्रोटेक्ट कैसे करेगा? एक्सट्रीम प्रोटेक्शन वाज गिवन, इन फैक्ट यू कांट इवन प्रोसिक्यूट एनी सच पर्सन, एंड सेकेंडली द सैंक्शन इज नीडेड। तो सारे एस्पेक्ट कल हमने देखे। फिर हम आए तीसरी पावर पे। तीसरी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अगेन इज अ क्वासी जुडिशियल पावर, जिसके अंदर अगर इट डील्स ओनली विद पब्लिक न्यूसेंसेस, पब्लिक न्यूसेंस को हटाने की पावर हैज बीन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये इतनी बड़ी पावर है, कल हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया। 6 तरह के पब्लिक न्यूसेंसेस यहां कवर्ड थे, जिसके अंदर सीधा जैसी उसको ये खबर मिलती है वो आपको सीधा कह सकता है कि इसको हटाओ। आपको एक शो कॉज नोटिस देगा कि अगर आपको कुछ कहना है तो आओ, नहीं तो हटाओ। ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी सॉ। ये 6 सर्कमस्टांसेस हमने एक एक को डिटेल में पढ़ा, एंड वी सॉ व्हाट ऑल लॉज वर देयर। इसका प्रोसीजर जो है वो शुरू हो गया था कल बाय अ शो कॉज नोटिस। Information has come to an executive magistrate that any of these 6 circumstances of public nuisances are there, and they want to, and that has to be set right. And now he can use his powers to set right that problem. ये सारा कल हमने पढ़ा. We will now continue. Now before I continue, एक चीज मुझे बतानी है, क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूंगा. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में 2-3 बार पूछा है. एक बार दिल्ली में पूछा है, एक बार यहाँ पंजाब हरियाणा में पूछा. What about the ban on smoking? See, पहली बात तो ये याद रखना कि स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, माय राइट टू लाइफ. इसके ऊपर एक हमारा लैंडमार्क केस आया था, मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2002 सुप्रीम कोर्ट.
ये स्मोकिंग के ऊपर एक लैंडमार्क केस है, मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें क्लियरली कहा गया कि पब्लिक में स्मोक करना इज पैसिव स्मोकिंग फॉर अदर्स एंड इट इज डेफिनेटली वायलेटिव ऑफ हिज राइट टू लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को कि इमीडिएटली इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएं इसको बंद करने के लिए। एज ए रिजल्ट एक हमारे पास एक एक्ट है, उसको यूज किया गया इसको बंद करने के लिए। वो एक्ट कौन सा है? सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, लंबा है, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस रूल्स बनते हैं इस एक्ट में। सो एक्ट कौन सा है? सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2003। So cigarettes and other tobacco products prohibition and regulation act 2003 का सेक्शन 31 एम्पावर करता है कि सरकार इस पे रूल्स बना सकती है। एज ए रिजल्ट प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस रूल्स बनाए गए, जिनको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया। एंड उसके तहत अब अगर कोई भी पब्लिक प्लेस में करता है, इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कैन अरेस्ट हिम विदाउट वारंट। हाँ जी, पकड़ लेना उनको। नाउ यू कैन ऑलवेज यू कैन ऑलवेज टेल देम कि आप कैसे स्मोक कर रहे हैं, आपको पता है ऑफेंस कर रहे हैं। वो तो हम चुप रहते हैं इसलिए, नहीं तो इट्स नॉट अलाउड। आई मीन नोबडी इज अलाउड, यू कैन स्मोक इफ यू वांट टू स्मोक, स्मोक एट योर होम और अपनी कार में जाके कार कैन जरा वो भी शीशे बंद करके, बट अदरवाइज यू नॉट अलाउड। ओके, आई होप ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि कौन से लॉ के मुताबिक बंद किया है, ये है, इसका ये लॉ है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमने कल सारा पढ़ा उसका तरीका क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। सेक्शन 153 which corresponds to section 134 of CRPC. The order shall, if practicable, be served on the person against whom it is made in the manner provided for service of summons. तो जो हमने अभी शो कॉज नोटिस दिया है उसको जिस तरह से समन सर्व करते हैं उस तरह से ये शो कॉज नोटिस सर्व किया जाएगा, यानी कि थ्रू द पुलिस। If such order cannot be so served, it shall be notified by proclamation. बाई चांस हम सर्व करने एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, कोई संस्था है वगैरह, देन प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, जो तरीका या तो हाई कोर्ट ने ले डाउन किया हुआ है या स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे डिंडोरा पीटना वगैरह। So it shall be notified by proclamation published in such manner as the state government may by rules direct. जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए कि इस तरह से आपको पब्लिसाइज करना है। And a copy thereof shall be stuck at such place or places as may be fittest for conveying the information to such person. कोशिश हमारी ये है कि उसको पता चल जाए कि तेरे खिलाफ शो कॉज नोटिस है, जो भी आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका लगता है वो फॉलो कर लो। Section 135 CRPC corresponds to section 154. If such person does not perform such act or appear and show cause, he shall be liable to penalty prescribed under section 188 of IPC and order shall be made absolute. जहां मैंने शो कॉज नोटिस उसको दिया और वो नहीं आता, ऐसे केसेस में हम उसके खिलाफ दो एक्शन लेंगे। पहला, डिसोबेइंग अ पब्लिक सर्वेंट्स ऑर्डर, लॉफुल ऑर्डर, जो 188 आईपीसी में है, 223 बीएनएस में है। So in such cases,
पहला पॉइंट तो यह है कि उसके खिलाफ एंड इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस 188, तो 223 बीएनएस या 188 आईपीसी में हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके खिलाफ केस ला सकते हैं। प्लस जो जिस चीज के लिए हम शो कॉज कर रहे थे वो चीज एब्सोल्यूट हो गई, अब करो हटाओ उसको। शो कॉज में हम क्या कर दे रहे थे, आपको मौका दे रहे थे सुनवाई का, अब नहीं आए, सुनवाई खत्म हो गया, आपके खिलाफ एब्सोल्यूट हो गया ऑर्डर। तो ऑर्डर तो एब्सोल्यूट हो ही जाएगा, प्लस आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी होगा अंडर 188 आईपीसी और कॉरेस्पॉन्डिंग 223 बीएनएस। सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, जो हमारा पहला सेक्शन था, जो हमारा 133 विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 152 बीएनएसएस, वो कंडीशनल ऑर्डर था। कंडीशनल ऑर्डर बिकम्स परमानेंट ऑर्डर, इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट ऑर्डर, प्लस आपके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, क्रिमिनल कार्रवाई अंडर 223 बीएनएस और 188 आईपीसी। I hope everybody is clear on this. अगला सेक्शन हम कल कर चुके हैं, जो हमने सब सेक्शन 1 के साथ पढ़ा था। इन केस जहां पे पब्लिक राइट का मामला हो और आपको हमने बुलाया कि आप प्रूव करो, अगर आप कहते हो नहीं पब्लिक राइट है ही नहीं, ये तो प्राइवेट राइट है मेरा, तो आप कोर्ट में आके प्रूव करो, वो कल हमने लॉ देखा था, सब सेक्शन 1 के साथ ये सेक्शन कर चुके हैं। 154 ओके। 154 BNSS corresponds to section 135 of CRPC. हमने उसको सर्व कर दिया नोटिस, कंडीशनल ऑर्डर सर्व कर दिया कि तुम आओ, एक्सप्लेन करो अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं तो वो पब्लिक न्यूसेंस हटाओ या ठीक करो। अब एक बार मुझे शो कॉज नोटिस मिल गया तो मैं क्या करूंगा? 154, the public against whom the person against whom such order is made shall perform within the time and in the manner specified in the order the act directed thereby. या तो मैं उस न्यूसेंस को हटाऊंगा, अगर कुआं खोदा है तो उसको कवर करूंगा, अगर कोई पेड़ गिरने वाला है उसको मैं गिरा दूंगा, बिल्डिंग गिरने वाली है उसको मैं खुद गिरा दूंगा, और या फिर मैं कहता हूं कि नहीं, आपको गलत फहमी है, मैं शो कॉज देना चाहता हूं आपको, और अपीयर इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर एंड शो कॉज अगेंस्ट द सेम and such appearance or hearing may be permitted through audio video conferencing. ये नया आया है, ये पहले नहीं था। तो अब क्या है, या तो मैं आदेश मान लूंगा, और अगर मैं आदेश नहीं मान रहा, इन सच केसेस मैं कोर्ट में आके बताऊंगा मैं क्यों नहीं मान रहा, और जेन्युइन रीजन है, तो फिर आप अपना ऑर्डर कैंसिल करो। अब ये क्योंकि एक ट्रायल नहीं है, पब्लिक न्यूसेंस का मामला है, तो आजकल हम टाइम बचाते हैं, कोर्ट में आना, पूरा दिन उसका भी वेस्ट होना, कोर्ट का भी मिस हो जाना वगैरह। प्रफुल्ल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि प्रेजेंस एविडेंस कैन बी टेकन थ्रू ऑडियो वीडियो मींस, जिसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। हाउएवर प्रफुल्ल देसाई ओनली अप्लाई टू एक्यूज्ड, पर अब उसका दायरा बड़ा कर दिया, व्हाई ओनली एक्यूज्ड? तो अगर मैं ऑडियो वीडियो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आके बता सकता हूं तो क्यों ना बताऊं? और ये भी हो सकता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको, जहां पे आप कह रहे हो कि हटाओ, मैं वहां जाके बताऊं कि सर बताओ कहां है इसमें प्रॉब्लम, या ये देखो ये मेरी लाइन है, तो दिखाना पड़ेगा मुझे बहुत सारी। इसीलिए ये एडिशन है बीएनएसएस में कि नाउ यू आर अलाउड टू पुट अप योर केस थ्रू अ ऑडियो वीडियो मींस, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अलाउड है। 155 वी हैव जस्ट सीन, जहां वो आदेश नहीं मानता या परफॉर्म नहीं करता और आता भी नहीं है कोर्ट में, तो फाइन, दो चीजें होंगी, कंडीशनल ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा
और आपके खिलाफ 188 आईपीसी की कार्रवाई होगी। We already discussed section 156. It has to be read with subsection 1. I hope कल आपको याद रख मैंने कल कराया था। ये सारे क्वेश्चंस कुछ भी इनमें से एग्जाम में आ जाएगा। There is a public nuisance on a alleged public way. The party contends that it is not a private way. Discuss the procedure to solve this matter. अब ये एक हिस्सा हमने सिर्फ ले लिया और पूरा क्वेश्चन बना दिया। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, खासकर जो हिमाचल के लिए अपेयर हो रहे हैं। एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस। हिमाचल ये फॉलो कर रहा है ट्रेंड। दिल्ली ने ट्रेंड शुरू किया था, अब दिल्ली को सारी फॉरवर्ड, हरियाणा भी कर रहा है, हिमाचल भी कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा है, यूपी कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है। ये दे ऑल कमिंग अप लाइक दिस। सो आजकल ना वो पुराने जमाने के क्वेश्चन थे। डिस्कस द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग पब्लिक न्यूसेंसेस। कुछ नहीं आना ऐसा, उसमें से सीधा बीच में से एक हिस्सा निकाल के दे देंगे या प्रोपोजिशन बना के दे देंगे। सो बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ओके, अगला सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 157 which corresponds to section 138 of CRPC. If the person against whom an order made under section 133 is made appears and shows cause, पहले हमने देखा वो आया नहीं और हटाया भी नहीं, तो ठीक है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी, उसके खिलाफ 188 की भी कार्रवाई हो गई और उसका ऑर्डर भी एब्सोल्यूट हो गया। पर अगर वो आ जाता है अपना जवाब लेके और अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंच जाता है। If the person against whom an order under section 133 is made appears and shows cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter as in a summons case. ये prelims का क्वेश्चन है। 133 की कार्रवाई किस तरह की होगी? सो याद रखना, जितनी भी ऐसी कार्रवाई हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, सारी समन्स केसेस है। सो सीधा आंख बंद करके समन्स केसेस पे टिक कर देना, क्योंकि सब जगह सिर्फ समन्स का ही है और कुछ नहीं है कहीं। If the magistrate is satisfied that the order, either as originally made or subject to such modification as he considers necessary, is reasonable and proper, the order shall be made absolute without modification or with modification. सुनवाई के बाद उसको लगता है नहीं, इसकी दम नहीं है कोई, या छोटा मोटा जो दम है मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोज मैंने आपको कह दिया था कि अपने कुत्ते को मार दो, आप कहते नहीं जी मैं इसको अपने खेतों में ले जाता हूँ, वहां बंद रखूंगा। चलो ठीक है, फिर यहाँ नहीं रहेगा, तुम्हारे खेतों में रहेगा, मॉडिफाई कर दिया आपने। तो इसीलिए सुनवाई के बाद या तो मैं अपना ऑर्डर एब्सोल्यूट कर दूंगा कि नहीं तुम्हारी सुन ली, कुछ दम नहीं है, या मॉडिफाई भी कर सकता हूं, डिपेंड्स। तो सुनवाई का मतलब ही यही था। बट उसका जो प्रोसीजर होगा एविडेंस लेने का, वो समन्स केसेस का तरीका होगा। 139 CRPC corresponds to now 159 BNSS. The magistrate may, for the purposes of an inquiry under 137 or 138, direct a local investigation to be made by such person as he thinks fit. हम पढ़ चुके हैं कमिश्नर, वही सिस्टम यहाँ है सीपीसी वाला। तो जहां उसको लगता है कि मौके पे जाके पता लग सकता है, तो किसी बंदे को कमिश्नर बना के भेज सकता है, चेक करके और बताओ मुझे आके, उसकी रिपोर्ट ले लेगा वो। और समन एंड एग्जामिन एन एक्सपर्ट, वो कहता है कि जी पुलिस कह रही है बिल्डिंग गिरने वाली है, मालिक कहता है कि जी बहुत तगड़ी है बिल्डिंग, अब बम मार के देख लो नहीं गिरेगी। नाउ हाउ कैन वी बी श्योर? अब हमें एक्सपर्ट भेजना पड़ेगा, वो बताएगा। सो कई मामले ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी आदमी नहीं बता सकता है कि एक्सपर्ट बताएगा। फाइन, अगर एक्सपर्ट की जरूरत है तो हम एक्सपर्ट भेज देंगे फिर वो। सेक्शन 140 is a continuation of section 160 of BNSS, is a continuation of section 159, where the magistrate directs a local investigation of any person under 139 or under 158. The magistrate may furnish such person with written instructions as may seem necessary for his guidance. अब नेचुरली अगर मैं कोई एक्सपर्ट भेज रहा हूँ या कोई मौके पे कमिश्नर भेज रहा हूँ, तो उसको पर बता के भेजूंगा ना तुमने देखना क्या है, या मुझे तुम एग्जैक्टली क्या बताओगे।
तो उसको नेचुरली रिटन इंस्ट्रक्शंस होंगी कि तुम मौके पे जा रहे हो तो ये चीजें चेक करके मुझे बताओ. B. Declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the local investigation. खर्चा कौन उठाएगा इसका? दो चीजें बताएंगे. The report of such person may be read as evidence. अब चाहे वो कमिश्नर था मौके पे गया और चाहे वो एक्सपर्ट था, उसकी अब जो रिपोर्ट होगी वो हम एविडेंस में ला सकते हैं. Where the magistrate summons and examines an expert, the magistrate may direct by whom the cost of summoning and examination shall be paid. चाहे एक्सपर्ट आ रहा है, उसकी फीस भी ज्यादा होती है, तो उसकी फीस कौन देगा और उसके पूरे कॉस्ट कौन देगा, ये भी ऑर्डर दे देंगे हम. सेक्शन 141 सीआरपीसी corresponds to section 161. When an order has been made absolute, चलो जी अब हमने ऑर्डर, आपकी सुनवाई होगी, हमने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, तोड़ो बिल्डिंग को, तोड़ो अपनी. So where the order has been made absolute under sections 155 or 157, the magistrate shall give notice of the same to the person against whom the order was made. अब उसको नोटिस देंगे कि अब हम तोड़ने जा रहे हैं. And shall further require him to perform the act directed by the order within a time to be fixed in the notice. आपकी सुनवाई हो गई, हम आपसे सहमत नहीं है, इतने दिन के अंदर अंदर ये पब्लिक न्यूसेंस हटाओ. क्या अब एब्सोल्यूट हो गया, सुनवाई हो चुकी, शो कॉज हो चुका है, अब तो हटाने का काम रह गया. सो अब मैं आपको टाइम फ्रेम दूंगा कि अब आप हटाओ, कौन हटाएगा और कितने टाइम में हटाएगा. एंड इन्फॉर्म हिम दैट इन केस ऑफ डिसोबीडियंस 188 की कार्रवाई होगी तुम्हारे खिलाफ, और अगर तुमने ना किया तो भैया गिरफ्तार होने को तैयार हो जाओ, तुम्हें हम अरेस्ट कर लेंगे. बिकॉज 223 बीएनएस या 188, व्हाट डज इट टेल अस? डिसोबेंस ऑफ अ लॉफुल ऑर्डर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है उसमें. Subsection 2. If such act is not performed within the time fixed, अब वो नहीं करता, वो कहता कर ले जो करना है, मेरी पहुंच ऊपर तक है, तो मैजिस्ट्रेट में कॉज इट टू बी परफॉर्म्ड, तो मैजिस्ट्रेट अपने बंदे बेच के वो तोड़वा देगा या जो भी वो हटवा देगा. एंड रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम यू, पैसे आपसे लेंगे, एक्चुअली पैसे हम अपने थोड़ा देंगे, तो हम पूरा जो काम करना है वो हम कर देंगे और रिकवरी आपसे कर लेंगे. Either by the sale and building goods or other property removed by this order. तुम यहाँ तो क्या करेंगे, मलबा है उसमें बहुत सारा लोहा है वगैरह, उसको बेच के जो पैसा मिलता है उससे अपना खर्चा निकाल देंगे, नहीं तो आपको बोलेंगे दो. Or by the distress and other sale of other movable property of such person. और बाई चांस उस मलबे में कुछ नहीं है, कोई नहीं बिक रहा, तो ठीक है अपनी कार ले आओ उसको बेच देते हैं. सो डिस्ट्रेस सेल क्या होती है? कर्जा चुकाने के लिए सेल. सो मैं आपकी डिस्ट्रेस सेल करके कर्जा उतार दूंगा, बट आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, पर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, वो बेच देंगे. ऑफ सच पर्सन विद इन और विदाउट सच, जरूरी नहीं है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे एरिया में ही हो. मैं रहता हूं चंडीगढ़ में, मेरी प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी, मेरे ट्रक चलते हैं दिल्ली में, फाइन, मैं वहां ऑर्डर दे दूंगा, वो जहां भी है, हमें कोई लेना देना. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि डिस्ट्रेस सेल जिस मूवेबल प्रॉपर्टी की मैं कर रहा हूं वो मेरे एरिया में ही स्थित हो. इट कैन बी एनीवेयर, आई कैन ऑर्डर द सेल. And if such other property is without such jurisdiction, the order shall authorize its attachment and sale when endorsed by the magistrate within whose local jurisdiction the property to be attached is found. तो नेचुरली जब और किसी के एरिया में प्रॉपर्टी है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं बेच सकता, तो मैं वहां के मैजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कहूंगा भैया उसका ट्रक इंपाउंड कर लो और बेच दो और पैसे हमें भिजवा दो. तो वो फिर तरीका है हमारे पास. Subsection 3. No suit shall lie in respect of anything done in good faith under this section. अब आप मेरे खिलाफ सूट भी नहीं डाल सकते कि आपने मेरे प्रॉपर्टी बेच दी. सो नो सिविल सूट लाइज, यू कांट क्लेम डैमेजेस. इसका मतलब क्या हो गया, इस एक्ट के खिलाफ डैमेजेस नहीं है.
आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस लॉ. अगला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सेक्शन 142 corresponds to section 162. Sorry, 161, 141. 141 तो हो गया. 142 corresponds to section 162. नहीं 162 है ना मेरे पास. वेट 142. हाँ ओके राइट एक ऐड हुआ है. तो अच्छा अब हम आते हैं कि 161 में 141 161 बन जाता है. 141 has become yes okay right ठीक है right okay. Now when I come to section 161, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. Let's see this very important section. If a magistrate making an order under section 133 or rather 152 considers that immediate measures should be taken to prevent imminent danger or injury of a serious kind to the public, he may issue an injunction to such person against whom the order was made, as is required to obviate or prevent such danger or injury pending the determination of the matter. इसको आगे भी पढ़ लेते हैं. In default of such person forthwith obeying such injunction, the magistrate may himself use or cause to be used such means as he thinks fit to obviate such danger or to prevent such injury. ये मामला डील करता है इमिनेंट डेंजर से, कि जब तक हम इंक्वायरी करेंगे तब तक कोई बहुत सीरियस डेंजर है और तब तक तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. सपोज जैसे कि H1N1 फ्लू फैल गया और पोल्ट्री को मारना जरूरी है या अंडों को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है. जितने दिन में हम इंक्वायरी खत्म करेंगे वो सारी मार्केट में भेज देगा अंडे, और तब तक एक बार फैल गया तो फिर पूरे का पूरे लोग मर जाएंगे. नाउ वी कांट वेट फॉर एन इंक्वायरी. तो जब तक इंक्वायरी हो रही है हम आपको एक इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं इंजंक्शन का, कि तुम इन एग्स को या इस पोल्ट्री को मार्केट में नहीं बेचोगे जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती. इन अदर वर्ड्स, हम एक इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं जब तक इंक्वायरी चल रही है, जब तक शो कॉज नोटिस की हियरिंग चल रही है तब तक हम आपको इंटरिम इंजंक्शन दे सकते हैं. यहां पे मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है और बहुत जरूरी है सेक्शन. जो मेरे से सीपीसी पढ़ चुकी हैं, ऑलरेडी हम से ऑर्डर 39 पढ़ चुके हैं इंटरिम इंजंक्शंस का, टेम्पररी इंजंक्शंस. क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो ऑर्डर 39 वाले इंजंक्शंस और इन इंजंक्शंस में कोई फर्क है? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. ये दो डिफरेंट लॉज को डील करता है, मामला सेम है. Order 39 also deals with temporary injunctions. This also deals with temporary injunction or rather interim injunction. So पहली चीज तो कॉमन है कि दोनों के दोनों इंटरिम इंजंक्शन से बात कर रहे हैं, दोनों टेम्पररी इंजंक्शंस की बात कर रहे हैं. दिस इज समथिंग कॉमन. बट प्लीज रिमेंबर ये क्रिमिनल लॉ है. एन एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है जो क्रिमिनल कोर्ट है. He may be the same person, he may be the same junior civil judge, बट ये आदेश और वो आदेश डिफरेंट है. आदेश सेम है, मैटर सेम है, बट एक क्रिमिनल कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट है. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहां पे ऑर्डर 39 अप्लाई कर देंगे.
आई टोल्ड यू, कोर्ट सेम है, मैटर सेम है, बट कोर्ट वो क्रिमिनल है, अभी क्रिमिनल है, और वो सिविल है। इसलिए हम कभी भी सीआरपीसी में ऑर्डर्स नहीं डाल सकते अनलेस की स्पेसिफिक प्रोविजन हो। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकेली जगह है जहां पे इंजंक्शन वर्ड यूज हुआ है सीआरपीसी में, और सीआरपीसी का इंजंक्शन जो है वो भी इंटरिम इंजंक्शन है, वो भी ऐसे मामलों में जो पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है, जो बेसिकली एक ऑफेंस भी है। पब्लिक न्यूसेंस को ना हटाना ऑफेंस भी है। यस, यूर कुछ ऐसा होता है एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, हम ये क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो सिविल कोर्ट है, वो क्रिमिनल कोर्ट है। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो ये वाली है हमारी, जो सीआरपीसी से डील कर रही है, वो कभी भी वी कैन नेवर कॉल इट अ सिविल कोर्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि सिविल मैटर से डील कर रही है। सो कंफ्यूजन क्या हो जाता है कई लोगों को कि ऑर्डर 39 के मुताबिक, तो अगर कोई डिस्कशन हो जाए कल को इंटरव्यू में या मेंस का क्वेश्चन आ जाए, ये एक सेम चीज है, एज आई सेड सेम थिंग इज देयर, बट देन you can't import orders of CPC into this. Sorry. हाँ, वो एग्जेक्टिव है, वो जुडिशियल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगला क्वेश्चन उठ रहा है मेरा कि अगर मैं कोई टेम्परेरी इंजंक्शन डिसोबे करता हूं, टेम्परेरी इंजंक्शंस कहां है? ऑर्डर 39 और ये वाला सेक्शन जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, प्लीज रीड इट विथ ऑर्डर 39 ऑल्सो, ये वहां भी लागू होगा। एक सेक्शन में चलते हैं इस चीज को पढ़ने के लिए, सेक्शन 293 बीएनएस। 293, whoever repeats or continues a public nuisance, having been enjoined by any public servant, कोई भी अगर उस पब्लिक न्यूसेंस को कंटिन्यू करता है, या एक बार मैंने हटा दिया फिर दोबारा करता है, हमने आपकी वो न्यूसेंस हटा दी, चलो आप घर बना रहे थे, हमने आपका न्यूसेंस आपको बोला, आपने सड़क ब्लॉक कर दी है, आपसे पूरी बजरी हटवा दी, सड़क साफ करा दी, आपने कहा चलो कल की बात कल होगी, चलो आज दोबारा शुरू करते, दोबारा आपने ट्रक खाली करा दिया। Now this is a very important section on public nuisance. Whoever repeats or continues a public nuisance, having been enjoined by any public servant, enjoined here means after being ordered, having been enjoined by any public servant who has lawful authority to issue such injunction not to repeat or continue such nuisance, shall be punished with a simple imprisonment which may extend to 6 months or fine up to 5,000 rupees or both. इसको ऑर्डर 39 के साथ पढ़ना है, बट इट हैज अ लिमिटेड एप्लीकेशन, इट हैज नॉट अ कंप्लीट एप्लीकेशन टू 39, ओनली मैटर्स कंसर्निंग पब्लिक न्यूसेंस। सो पब्लिक न्यूसेंस आपको बोला कि बंद करो, आपने नहीं किया, हम आपको 188 आईपीसी में गिरफ्तार कर सकते हैं। आपने अगर रिपीट किया और आपने मेरा इंजंक्शन नहीं माना, कंटिन्यू किया, तो एक ऑफेंस और कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, जो मेरा 188 आईपी से यानी 223 बीएनएस है, नो 223 इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। 188 आईपीसी कॉग्निजेबल है। ये जो अभी हमने पढ़ा है 293, ये कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। पर जब हम दोनों को मिला देते हैं तो एफआईआर दर्ज हो सकती है।
तो इसका मतलब है अगर कोई मेरी पब्लिक न्यूसेंस का आदेश नहीं मानता, मेरे इंटरिम इंजंक्शन का आदेश नहीं मानता, तो मैं उसके खिलाफ अब कार्रवाई एफआईआर दर्ज करा सकता हूं 223 रेड विद 293 बीएनएस। ये भी कॉग्निजेबल इसमें। अच्छा मेरे इसमें मिसप्रिंट है। सो इसका मतलब है अब दोनों ही मेरे पास कॉग्निजेबल केसेस हैं। सो इस चीज को इंटर रिलेट करना आप ऑर्डर 39 के साथ, पहली बार हम सिविल लॉ में क्रिमिनल लॉ ला सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इट ओनली डील्स विद पब्लिक न्यूसेंस। सो जहां मैंने ऑर्डर 39 में एक आदेश दे दिया, एक इंजंक्शन दे दिया कि आप ये न्यूसेंस हटाओगे सिविल लॉ में, और आप नहीं फॉलो करते, तो ये सेक्शन मैं इसमें ला सकता हूं, प्लस 188 भी इन्वोक कर सकता हूं। सो दीज आर वेरी रेयर केसेस जहां मैं सीपीसी में आईपीसी घुसा सकता हूं, वेरी रेयर केसेस हैं, ये वन ऑफ दोस केसेस है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस। दोनों में कोई भी इंजंक्शन है इसमें, ये नहीं इन्होंने मैजिस्ट्रेट वर्ड नहीं किया, एनी पब्लिक सर्वेंट जिसने आपको आदेश दे दिया इंजंक्शन का, चाहे टेम्परेरी है चाहे परमानेंट है, कि आप नहीं करोगे, आप करते हो, या आपने बंद कर दिया फिर दोबारा किया, ये सेक्शन इन्वॉल्व है। नहीं 188 इज, हाँ वो भी कहीं भी, सी ऑलवेज रिमेंबर 188 और एनी सेक्शन ऑफ आईपीसी हैज नो रिस्ट्रिक्शंस। आपने कोई भी ऑफेंस किया, ऑफेंस के लिए जरूरी नहीं है कि ये सिविल लॉ का मामला है तो ये ऑफेंस नहीं हो सकता। ऐसे तो डिफेमेशन सिविल मामला भी है, तो क्या वो ऑफेंस नहीं है? या मैं आपको चांटा मारता हूं तो क्या वो सिविल मामला नहीं है? सारे सिविल मामले होते हैं। सो एवरी ऑफेंस इज आल्सो अ सिविल मैटर। सिविल मामले में मैं डैमेजेस मांग लूंगा, इसमें सजा मांग लूंगा आपकी। सो ये प्लीज डोंट फॉरगेट, मैंने उस टाइम जब मैं ऑर्डर 39 पढ़ा रहा था, मैंने एक हल्का सा रेफरेंस दिया था कि जब मैं आऊंगा मैं राइट टाइम पे आपको बताऊंगा कि ऑर्डर 39 का पब्लिक न्यूसेंस का इंजंक्शन अगर कोई नहीं मानता और यहां मानने के बाद दोबारा वही प्रॉब्लम डालता है, तो फिर उसके खिलाफ दो कार्रवाइयां आईपीसी की हो सकती हैं। और इसीलिए जब भी और टेम्पररी इंजंक्शंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो इन द एंड आपको कंक्लूजन में ये लिख देना, here it is pertinent to point out sections 223 and 293 of BNS which punish with this much of इतना फाइन, इतना वो, उसको फिर अपना कंक्लूजन में आप डाल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। We now go on to the next section which is section 162. Section 162 BNSS और 143 of CRPC, ये जो है ये पब्लिक न्यूसेंस, जो सिर्फ 6 तरह की पब्लिक न्यूसेंस बताई गई थी, उनका एरिना एक्सटेंड करता है। अगर हम सिर्फ पहला सेक्शन पढ़ें तो उसमें लगता है कि सिर्फ 6 तरह की पब्लिक न्यूसेंस के ऊपर ये लॉ अप्लाई करता है। नहीं, ये जो अब हम लॉ कर रहे हैं ये कह रहा है कोई भी पब्लिक न्यूसेंस हो वो यहां कवर्ड है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। A district magistrate or sub-divisional magistrate or any other executive magistrate or डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये नया ऐड हुआ है। पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं था, मैंने बोला है आपको, बताया था कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन होता है, पिछली बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सो सिंस ही हैज गॉट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स पावर्स, सो दैट इज व्हाई नाउ a DM, an SDM, or any other executive magistrate like a Tahsildar or a deputy commissioner of police empowered by the state government or district magistrate in this behalf may order any person not to repeat or continue a public nuisance as defined in BNS। यानी कि सिर्फ 6 तरह की पब्लिक न्यूसेंस पे ये सिर्फ कवर नहीं करता है, जितनी भी पब्लिक न्यूसेंसेस हैं जो बीएनएस में डिफाइंड है, सब पे यही लॉ लागू होता है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का है, ध्यान रखिएगा। BNSS deals only with 6 types of nuisances or all public nuisances, all public nuisances by virtue of this section. Now we are through with the third type of power.
ये तीसरी पावर थी जो भी हमारी एक वी विल से अगेन, क्योंकि सुनवाई थी, क्वासाई जुडिशियल थी। अब हमारे चौथी पावर पे, चौथी पावर जो है वो एक अगेन एग्जेक्टिव पावर है। वो एक इमरजेंसी की पावर है। ये जो सेक्शन है, जो पुराना 144 सीआरपीसी था, ये बन गया है सेक्शन 163 बीएनएसएस। ये डील करता है इमरजेंसी के सिचुएशंस में, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे बना हुआ है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम शो कॉज नोटिस दें। इसीलिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है शो कॉज नोटिस देने का, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू पास एन एक्स पार्टे ऑर्डर। हम बिना सुनवाई करे आदेश दे देंगे। नेचुरली क्वेश्चन उठता है किन चीजों पे? पहला, पब्लिक न्यूसेंस। कोई पब्लिक न्यूसेंस है जहां इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी सुनवाई करूं। बारिशें हो रही हैं, बिल्डिंग कभी गिरी के गिरी, मैं आपको नोटिस दूं, फिर आपको कहूं जी आओ शो कॉज नोटिस दो, तब तक सारे गिर जाएगी, जो रह रहे हैं मर जाएंगे। मैं सीधा आपको 144 या इस सेक्शन 163 में जाकर सीधा दे सकता हूं गिराओ, एक तरफा। इस पूरे सेक्शन का बेस है पब्लिक राइट्स ऑलवेज आउटवे प्राइवेट राइट्स। पब्लिक के राइट्स हमेशा प्राइवेट राइट से ऊपर होते हैं। तो नेचुरली ऐसी कौन सी चीजें होंगी? मोटा मोटा या तो पब्लिक न्यूसेंस है, जहां जान का खतरा है लोगों को, या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। वी कैन हैव, अगर मैंने ठीक ना किया तो कॉम्युनल राइट्स हो सकते हैं। या जैसे आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई हुई है, मैं यहां बोल देता हूं कोई 5 से ज्यादा लोग यहां नहीं जाएंगे, इमरजेंसी है, दे सकता हूं। इसलिए कुछ भी पब्लिक सेफ्टी के लिए मैं यहां पे आदेश दे सकता हूं। देखा जाए तो इट इज अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। ना सुनवाई है, ना नेचुरल जस्टिस है, एक तरफा है, और कहीं कहीं लगता है कि ड्रैकोनियन है। बट इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट देयर इज नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल अबाउट इट। क्यों? जहां भी पब्लिक राइट इन्वॉल्व हो जाए, प्राइवेट राइट ऑलवेज टेक्स अ बैक सीट। तो पब्लिक राइट जहां आ जाता है, चाहे मेरा कोई फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, वो बैक सीट ले लेता है। यहां पे हम डील कर रहे हैं सिर्फ पब्लिक राइट्स की, एंड दैट इज व्हाई वी आर सैक्रिफाइसिंग ऑन द ऑल्टर ऑफ पब्लिक राइट्स माय कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस बैकग्राउंड के साथ देखते हैं किन किन चीजों पे अप्लाई होता है। सेक्शन 163 बीएनएसएस corresponding to section 144, in cases where in the opinion of a district magistrate, an SDM, or other executive magistrate specially empowered by the state government in this behalf. So please remember, there is no role of the judiciary at all abhi tak. There is sufficient ground for proceeding under this section, and immediate prevention or speedy remedy is desirable. There is sufficient ground for proceeding and immediate prevention or speedy remedy is desirable.
then such magistrate means such executive magistrate may by a written order, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कैन देयर बी अ verbal 144 का ऑर्डर या 163 का ऑर्डर? द आंसर इज नो. By a written order stating the material facts of the case, क्यों मैं लगा रहा हूं उसके मोटे मोटा उसके कारण, and served in the manner provided by 153. अब सर्व कैसे करूंगा मैं? अगर पब्लिक के खिलाफ है तो प्लीज रिमेंबर दिस कैन बी नॉट ओनली अगेंस्ट अ पर्सन, इट कैन बी अगेंस्ट कंप्लीट पब्लिक भी हो सकती है इसमें. सो जो भी तरीके स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, ज्यादातर प्रिस्क्राइब करने का तरीका होता है न्यूज़पेपर में ऐड देना. तो मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे दूंगा कि यहां पे ये कारण है इसलिए यहां पे 144 लगाई जा रही है. डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट, आप ऐसा नहीं करोगे, और टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन, या इस घर को इमीडिएट गिराओ or under his management. If such magistrate considers that such direction is likely to prevent or tends to prevent obstruction, तो मेरे इस एक्ट से क्या बचने वाला है? Obstruction, annoyance, injury to any person lawfully employed, तो किसी को obstruct कर रहा है, annoy कर रहा है, injury कर रहा है. Injury, please remember, has not been defined in BNSS, but it has been defined in BNS as injury to mind, body, property and reputation. तो जहां पे कोई भी पब्लिक न्यूसेंस है या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, अनॉयंस हो रही है, इंजरी हो रही है, मैं 163 का ऑर्डर पास कर सकता हूं. और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, जिस चीज से भी ह्यूमन लाइफ को खतरा है, ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, तो सेकंड कैटेगरी क्या हो गई? वो चीजें जो ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर कर रही है या उनकी हेल्थ पे खतरा डाल रही है या सेफ्टी पे खतरा डाल रही है. तो अगर मैं कहता हूं कि कोविड है और आपको मास्क पहनना है, मैं इस सेक्शन को यूज कर सकता हूं. सो आई कैन यूज एनीवेयर, जहां पे भी कोई भी खतरा है हेल्थ को, जिंदगी को या सेफ्टी को, इस आदेश को यूज कर सकते हैं. एंड तीसरी कैटेगरी, और अ डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, राइट और एफ्रे, या जहां पे कॉम्युनल राइट हो सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी खराब हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं. आपकी स्पीच से मुझे पता है कि यहां झगड़ा हो जाएगा, मैं आप पे 144 लगा दूंगा, आप यहां पे भाषण नहीं दोगे, आप यहां नहीं आओगे, मुझे पता है आपके आने से यहां झगड़ा हो जाएगा. 144, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर चंडीगढ़. आई कैन पास एनी ऑर्डर. सो प्लीज रिमेंबर, तीन कैटेगरीज हैं, पब्लिक न्यूसेंस, सेफ्टी, लाइफ हेल्थ वगैरह, एंड तीसरा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. तीन मामलों में मैं कोई भी आदेश कभी भी दे सकता हूं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये हम क्यों कहें कि ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है. चलिए देखते हैं. सबसेक्शन 2, an order under this section may in cases of emergency or in cases where the circumstances do not admit of serving in due time of a notice against the person against whom the order is directed be passed ex parte. जहां वक्त नहीं है मेरे पास, इमरजेंसी है, वहां पे मुझे शो कॉज नोटिस नहीं देना, एक तरफा कार्रवाई दे दूंगा, एक तरफा मैं आदेश दे दूंगा. सबसेक्शन 3, an order under this section may be directed to a particular individual, एक आदमी के खिलाफ भी हो सकता है, or to persons residing in a particular area or place, या उस एरिया के लोगों के लिए हो सकता है, or to the public generally, जैसे कोविड के टाइम पे पब्लिक जनरली था. सो ये आदेश, ये अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, it can be against a certain person, against a class of persons, or against the entire public generally speaking. Yeah, sorry.
सी बेसिकली क्या नहीं, उसके तो हम चाइल्ड लेबर को ही बंद कर देंगे, हम चाइल्ड लेबर के खिलाफ ही 144 ले आएंगे। बेसिकली लॉफुल एम्प्लॉयड का एक तरीका होता है बोलने का, कि जो भी रोजमर्रा जिंदगी में जा रहे हैं, सो जो जहां पे हम देख रहे हैं बच्चों को जैसे कि मेहता के केस में हुआ था, सिवा काशी के बच्चों के लिए 144 ही यूज किया था वहां के डीएम ने। तो उसने आदेश दे दिया कि आप नहीं बच्चों से काम कराओगे, कोई भी बच्चा नहीं यहाँ पे काम करेगा 144 में। तो मेरा इमीडिएट आदेश किस में, इसमें आता है। सो जब भी कोई रिट होती है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या जाता है, वो 144 यूज करते हैं। तो जैसे मैंने तो सारी जिंदगी 144 ही यूज किया, तो हर चीज में 144। आई रिमेम्बर वो उस टाइम पे राम मंदिर शुरू हुआ था, तो बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, तो वी आर वेरी पैनिकी। कोई आ रहा है, पता चला ये है विश्व हिंदू परिषद का, 144, मेरे बॉर्डर पे ही नहीं आओगे तुम, यहाँ 5 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे नहीं होगे तुम, वो टीके लगा के नहीं चलोगे। बहुत बहुत वो करते, वो ये कहते थे राइट टू लाइफ है सर, आप कैसे मना कर सकते हो टीका लगाने में, कर देते हैं, 144 है। तो ये 144 हम मिसयूज कह लो, पर हमें तो बचाना है लॉ एंड ऑर्डर, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कह दिया सपोज बहुत धुआं है आपके ट्रकों में, ओके, कोई भी जो ट्रक है जो 15 साल पुराने हैं नहीं जाएंगे, दिल्ली ने 144 यूज करके निकाल दिया। बाद में आप लेजिस्लेशन ले आओ, इमीडिएट तो मैं बंद कर दूंगा, बाद में उसी पे लेजिस्लेशन ले आओ। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई फील, बिकॉज आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई स्पीक। दिस इज मोर ऑफ अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन तो नहीं है तो प्योरली एग्जीक्यूटिव, बट दिस इज एक्चुअली अ प्रीकर्सर ऑफ लेजिस्लेशन। हम उसमें यूज करके उसको बंद रखेंगे, तब तक लेजिस्लेशन निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं बताऊंगा। वो भी मैंने फेस किया हुआ, इसलिए मुझे पता है क्या है उसकी। चलिए देखते हैं आगे। अब ये कितने दिन रहेगा, लेट्स सी दिस। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months। तो ये कायदे से 2 महीने रहता है, बट प्रोवाइजो पढ़ लो साथ में। Provided that if the state government considers it necessary so to do for preventing danger to human life, health, or safety, or for preventing a riot or an affray, it may by notification direct that an order made by a magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date on which the order made by the magistrate would, but for such order, expired। इतनी मुश्किल लैंग्वेज लिखने की क्या जरूरत है, सीधा बोल देते 2 महीने खत्म होने के बाद 6 महीने और। सो बेसिकली 2 महीने तक आदेश है, और उसके 2 महीने खत्म होने के बाद 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो टोटल कितना हो गया, 8 महीने, 8 महीने हो गया। सबसेक्शन 5, any magistrate may either on his own motion or an application of any person aggrieved rescind or alter an order made under this section by himself or any magistrate subordinate to him। इसको खत्म करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, मैं खुद ही, मेरी मर्जी है, माई स्वीट विल। सो मुझे लगता है ठीक है खतरा है, या मेरे सामने आया रोया धोया, चल थोड़ा इसको डाइल्यूट कर देता हूँ, मेरी मर्जी है। सो आई कैन डू इट, आई कैन विड्रॉ इट, आई कैन डाइल्यूट इट, मेरी मर्जी। सबसेक्शन 6, द स्टेट गवर्नमेंट में आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन or on the application of any person aggrieved, rescind or alter any order made by it under proviso to subsection 4। जो भी हमने पढ़ा है, अब उस प्रोवाइजो को अगर खत्म करना है तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, जो नॉर्मली करती नहीं है। सबसेक्शन 7, where an application under subsection 5 or 6 is received, the magistrate or state government, as the case may be, shall afford to the applicant an early opportunity of appearing before him either in person or by a pleader and showing cause against the order। अब जहां पे आपने लगा दी और अभी एक्सटेंड करते जा रहे हो, और किसी ने कहा कि जी मेरी सुनवाई तो करो, तो सुनवाई तो करनी पड़ेगी, ये तो है नहीं कि सुनवाई भी नहीं करेंगे। तो वहां पे आई शैल अफोर्ड, मे अफोर्ड नहीं है, शैल है, तो मुझे उसकी सुनवाई तो करनी पड़ेगी।
shall afford to the applicant an early opportunity of appearing before him or it, either in person or by a pleader, and showing cause against the order. And if the magistrate or the state government, as the case may be, rejects the application wholly or in part, he or it shall record the writing in writing the reasons. अब मैं चाहूं तो मान लूं, मैं चाहूं तो को नहीं मानता जाओ, या अगर मैं होम डिपार्टमेंट चला गया हूं सीधा स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है। तो इसका मतलब है मेरी मर्जी है कि मैं मानूं या ना मानूं। एक्सटेंड मैं 8 महीने तक रख सकता हूं, 2+6। उस दौरान मैं आपको नेचुरली अलाउ करूंगा सुनवाई का, पर जरूरी नहीं है कि सुनवाई में मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, फाइन, इट कंटिन्यूज। या छोटा मोटा आपको रियायत देनी है तो मैं दे दूंगा, ठीक है, तो वो मैं अलाउड है। सो नाउ बेसिकली वी हैव सीन दैट दिस इज ऑन द फेस ऑफ इट क्वाइट ड्रैकोनियन लुकिंग थिंग, एंड इट इज, एक्चुअली इट इज। मैंने देखा है, किसी को भी रोक दो, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने लगाना है लगा दो, रात को लड़के नहीं निकलेंगे निकल लगा दो, आई मीन किसी भी चीज को रोक दो। आपके बस ये है कि रीजन होना चाहिए। यहाँ पे ईव टीजिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, चलो जब लड़के 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, मतलब कोई भी पॉइंट ले आओ और ये डाल दो। नाउ वेरी वैलिड क्वेश्चंस आर गोइंग टू अराइज। पहला क्वेश्चन, सी पहला हमने जो सारा पढ़ा है, अर्जेंसी इज द जिस्ट ऑफ दिस सेक्शन, emergency is the gist of this person। क्योंकि हम एक्सपार्टे ऑर्डर निकाल रहे हैं, नो एविडेंस इज नीडेड। सो क्योंकि हम बुला नहीं रहे आपको, तो बिना एविडेंस के भी हम आदेश निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये आदेश क्या है। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1981 सुप्रीम कोर्ट। इन गुलाम अब्बास इट वाज हेल्ड, और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, ध्यान रखिएगा। Order under section 144 is administrative in nature and not judicial or even quasi judicial। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ना ये जुडिशियल ऑर्डर है और ना ही ये क्वासाई जुडिशियल ऑर्डर है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसमें रिट डाली जा सकती है अगर ये मेरे कहीं फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज कर रहा है। दे सेड यस, मेरी रिट की पावर जो 32 मुझे आर्टिकल दे रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर मेरे कहीं फंडामेंटल राइट्स को ये इन्फ्रिंज कर रहा है, रिट मना नहीं है। उसमें ये होना चाहिए टू, नहीं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन 8 मंथ्स ही रखो। नाउ अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, प्लीज मेंबर। अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ भी पुलिस, नॉर्मली पुलिस ही करती है, डीएम तो ठप्पा मार देता है। एक मामला आया, ये जो हमारा बाबा रामदेव है, ये रामलीला मैदान पे ही वाज, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, तो आधी रात में ही वोर द क्लोथ्स ऑफ अ वुमन, भागे बेचारे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ये रेफरेंस केस था। उन्होंने कहा 144 का मिसयूज नहीं करना। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा आप किस बेस पे आपने 144 लगा दिया कि लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, लोग योगा करने आ रहे हैं, बाबा को सुनने आ रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें, 144 का क्या है। और यहाँ पे पहली बार ये रिएक्ट हुआ कि 144 लगाने से पहले कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए। यू कांट हैव 144 ऑन आर्बिट्रेरी रीजंस। ये मामला बहुत तूल पकड़ा था। रेफरेंस रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, रेफरेंस रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012 सुप्रीम कोर्ट, जहां पे उन्होंने कहा नो डाउट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, बट also must not forget that there are fundamental rights and they can't be trampled without any genuine reasons. So 144 tramples your rights, but it cannot be arbitrary or without any reason. अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मेरे पास रिट के अलावा कोई रेमेडी है। इसके लिए मैं एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिला परिषद इटावा वर्सेस केसी सक्सेना,
जिला परिषद इटावा वर्सेस केसी सक्सेना 1977 इलाहाबाद का केस है ये। 1977 1977। क्वेश्चन ये उठा, क्या एक सेशन जज इंटरफियर कर सकता है इस मामले में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर हम सीआरपीसी देखें या बीएनएसएस देखें तो रिवीजन की पावर सिर्फ दो लोगों को दी गई है, सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एवरी ऑर्डर अंडर सीआरपीसी इज रिवाइजेबल, एवरी ऑर्डर, unless that it is an interlocutory order. Interim orders are not revisable, चाहे हम सीपीसी में जाएं चाहे हम सीआरपीसी में जाएं। इंटरिम आदेश जो होते हैं वो कभी भी क्योंकि सेम कोर्ट ठीक कर सकता है, इसीलिए। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट खुद रिसेंड कर सकता है, तो क्या ये आदेश इंटरलॉक्यूटरी है? एंड इन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ केसी सक्सेना, the Honorable High Court, Allahabad High Court held, no, it is not an interlocutory order. So 144 का ऑर्डर, यहां पे 163 का ऑर्डर जो है वो इंटरिम ऑर्डर नहीं है। और अगर इंटरिम या इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर नहीं है तो रिवाइजेबल है। इसलिए यूपी में तो ये चीज ऑर्डर हो गया और अब इसको नेचुरली कहीं फॉलो भी किया गया है। So that means the orders of 144 are revisable orders because these orders are not interlocutory in nature. These are not interim orders. Hence, it comes under the definition of revision, any order. I hope now everybody is clear on section 144. So very, very, very important section. बहुत questions आते हैं, इसमें बहुत बनते भी हैं। Section 163 BNSS is an emergency situation, emergency provision which should be resorted to only in rarest of rare cases. Which should be resorted to only in rarest of rare cases. Do you agree with this statement? Second question. Section 163 is a negation of the principles of natural justice. Do you agree with this statement? Give reasons for your answer. Third question. Section 163 BNSS or 144 is a purely executive order. Do you agree with this statement? Give reasons for your answer. And lastly, discuss the matters under which Section 163 BNSS can be invoked. And also the life of such orders. And also the life of such orders. And lastly, what relief can be claimed? What relief can be claimed against an order under Section 163 BNSS? What relief can be claimed against an order under Section 163 BNSS? ये थी हमारी चौथी पावर। और अब हम आ रहे हैं पांचवी और आखिरी पावर। The last
power again is a quasi judicial power. ये डील करती है सिर्फ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी. When I say immovable property के disputes, दो तरह के disputes हैं. एक possession का और दूसरा उस जमीन से संबंधित rights का. राइट्स में मेरे ईजमेंट राइट्स की भी लड़ाई हो सकती है. उस पे कोई जो फसल हो रही है उसकी भी लड़ाई हो सकती है. तो एक चीज याद रखना, झगड़ा जमीन पर से और जमीन से जुड़े हुए राइट्स दोनों को कवर करता है. द की वर्ड इज झगड़ा होने वाला है. तो वी आर प्रिवेंटिंग और प्रीएम्प्टिंग अ झगड़ा जो पुलिस को लगता है या पार्टीज को लगता है कि होने वाला है. और अब जिम्मेवारी है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट की उसको खत्म करने की. रन आउट ऑफ टाइम. हम यहां से कल कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू फ्रॉम देयर. थैंक यू एवरीबॉडी.